It's Unit 6 of Class Plus 1 FMM Taxation and Regulation. So what is taxation? एक म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन टर्म का मतलब वो होता है वो टैक्स जो किसी भी कैपिटल गेंस, एसटीटी या फिर डिविडेंड पे लगेगा। इस टैक्स के रूल्स इक्विटी स्कीम्स और डेट स्कीम्स के लिए अलग अलग होंगे। और अगर हम बात करें इस कैपिटल गेंस की तो ये क्या होंगे? कैपिटल गेन हम उस गेन और या फिर उस प्रॉफिट को कहेंगे जो किसी भी फिक्स्ड एसेट लाइक इक्विटी शेयर्स उसके बेचने पे हमें मिलेगा। ये गेन हमें इनिशियल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के डिफरेंस से मिलेगा। इनिशियल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर हमने वो शेयर्स खरीदे थे, और इस प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो फिर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा कैपिटल गेन्स हो जाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन्स दो तरह के होंगे। कैपिटल गेन टैक्सेस दो तरह के होंगे, एलटीसीजी और एसटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट हम तब अवेल करेंगे जब हम उसे 12 मंथ तक होल्ड करके रखेंगे और उस एसेट को हम नहीं बेचेंगे 12 मंथ्स तक। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हमें 12 महीने से कम तक रखना पड़ेगा। एलटीसीजी में अगर हमें 1 लाख तक का प्रॉफिट होगा तो फिर तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर उससे ज़्यादा का प्रॉफिट होगा तो हमें या तो 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन पे करना पड़ेगा या फिर 20% विद इंडेक्सेशन। और एसटीसीजी में 15% हमें बेसिक टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडेक्सेशन की तो इंडेक्सेशन लाइक हमें पता है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उसमें एक डिडक्शन आएगी, एक रिड्यूस आएगा। तो उसे कम करने के लिए, उसे स्टेबल करने के लिए हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। इंडेक्सेशन व्हाट इट डज दैट, जो लाइक सपोज कीजिए हमने 2022 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 2025 में वो 1.5 लाख तक का प्रॉफिट हमें मिल गया है विदाउट इंडेक्सेशन, और टोटल 2,50,000 तक का हमारी टोटल मनी हो जाएगी। बट विद इंडेक्सेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कंसीडर करेगा जो 1 लाख रुपए 2022 में था उसकी वैल्यू 1,80,000 बन जाएगी 2025 में ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इससे क्या होगा, जो हमें वैसे 1.5 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स पे करना पड़ता था, इंडेक्सेशन से वो 1.5 लाख की जगह 70,000 रह जाएगा और उससे हमें टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाएगी विद इंडेक्सेशन। इक्विटी स्कीम्स अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस, किसी भी इक्विटी स्कीम को हम इक्विटी स्कीम तब कहेंगे जब 65% उसकी वीकली नेट एसेट्स हैं जो वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट होंगी, और बाकी की परसेंटेज वो किसी और स्कीम्स में लगा सकते हैं। बट 65% यानी कि मेजर प्रोपोर्शन उसका इक्विटी स्कीम्स में ही होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्कीम्स अगर हमने 12 मंथ्स के बाद में बेची हैं तो हमें उसके प्रॉफिट पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी हमें टैक्सेशन नहीं लगेगी। बट अगर हमने 12 मंथ से पहले उसे बेच दिया, उसे होल्ड नहीं किया, तो उस पर हमें 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड होल्डर इस स्कीम को बेचना चाहेगा, एग्जिट करना चाहेगा, तो उसे 0.01% सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर उसने वो म्यूचुअल फंड बेचा है, वो पे करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम्स अदर देन इक्विटी स्कीम्स, उस पर कैपिटल गेन टैक्सेस की, ये अदर देन इक्विटी स्कीम्स ये होंगे डेट फंड्स, लिक्विड स्कीम्स, गोल्ड ETF या फिर शेयर टर्म बॉन्ड्स फंड्स। एलटीसीजी और एसटीसीजी इसमें भी यही दो टाइप्स के होंगे, बट एलटीसीजी यहाँ पर 3 साल तक का होगा और एसटीसीजी 3 साल से कम या फिर 3 साल तक का होगा। एलटीसीजी में जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा किसी भी फंड्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लाइक डेट फंड्स और लिक्विड स्कीम्स, उसे 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। और जो रेजिडेंट्स हैं जो कि हमारे इंडियन रेजिडेंट्स होंगे उन्हें 20% विद इंडेक्सेशन वो बेनिफिट अवेल होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट एडेड टू इनकम, जो भी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स मिलेगा वो उनका प्रॉफिट जो है वो उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इंडेक्सेशन के बारे में, वैसे ही यहाँ पर भी वही फैक्ट है दैट इंडेक्सेशन रिड्यूसेस द इन्फ्लेशन रेट। लाइक इन्फ्लेशन रेट को नहीं रिड्यूस करेगा, बट उसका इफेक्ट जो प्रॉफिट पे होगा उसे रिड्यूस करेगा। बाकी मोस्टली इसकी डिफ़ाइन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें ये सारा कुछ गिवन है, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जैसे कि इसका नेम से ही हमें पता चल रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे टैक्स यही है। जो भी इंडिविजुअल कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट जो भी करेगी उस डिविडेंड की अमाउंट पर उसे एक टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी है और उसने किसी म्यूचुअल फंड होल्डर को टैक्स डिविडेंड दिया है, तो उस वो जो कस्टमर को जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स लग के मिलेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग के फिर मिलेगा। जो भी यहाँ पर रेट ऑफ डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो गिवन है। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए वो 25% तक का उन्हें डीडीटी पे करना पड़ेगा। अदर इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट्स को 30% और फॉरेन कंपनीज या फिर नॉन रेजिडेंट्स को 5%। नाउ व्हाट इज एफएमपीज यानी कि फिक्स्ड मेच्योरिटी। ए फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान इज अ क्लोज एंडेड डेट फंड। ये क्लोज एंडेड डेट फंड होगा जिसका जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाइड होगा। जो भी इसमें मेच्योरिटी ऑफ द पेपर्स इन्वेस्टेड इन इज मैच्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्लान। जो भी इसके पेपर्स इन्वेस्टेड यानी कि जो भी इसमें रेगुलेशंस होगी, जो भी इन्वॉल्व होगा वो सारे एक टाइम पीरियड के लिए होगा। तो अगर ये है तो इसका बेनिफिट क्या है? जो फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स हैं उसका बेनिफिट ये है कि उस पर रिटर्न है जो बैंक एफडी से ज़्यादा मिलेगी। किसी भी कस्टमर को ज़्यादा रिटर्न मिलेगी देन बैंक एफडी। और बैंक एफडी का इस पर ये एडवांटेज है कि वो ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, बिकॉज वहाँ पर हम अपनी एफडी तुड़वा सकते हैं, हम उससे टाइम से पहले अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। बट फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान जैसे कि ये क्लोज एंडेड डेट फंड है, तो इसे हम टाइम पीरियड से पहले नहीं खुलवा सकते, पैसे नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं स्कीम्स। कोई भी स्कीम है जो 1% से ज़्यादा अपनी नेट एसेट वैल्यू एक भी सिंगल सिक्योरिटी में नहीं लगा सकती। जैसे रेटेड डेट स्कीम्स, कोई भी स्कीम अपनी नेट एसेट वैल्यू की 10% से ज़्यादा किसी भी रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा सकती। जैसे कि जो भी रेटेड हैं, जो भी रेटिंग एजेंसी से रेटेड हैं, उनकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 10% से ज़्यादा नहीं लगा सकती। और अगर बात करें अनरेटेड डेट स्कीम्स की, तो उसमें भी वो 10% तक के हो सकती हैं, 10% to 25%, जो कि अनरेटेड डेट स्कीम्स में है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर गिवन भी है नेट एसेट वैल्यू। It represents the value of an investment fund and is calculated by adding the total value of the fund's asset and subtracting its liabilities. सिंपल फंड है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट वैल्यू का टोटल एसेट्स प्लस टोटल लाइबिलिटीज। स्कीम्स की टोटल एसेट्स प्लस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड। तो फिर जो भी नेट एसेट वैल्यू वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं जो सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए होते हैं। जैसे जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस के लिए होते हैं, जिससे हमें बेटर लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी। जैसे ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होंगे, तो जैसे थोड़े थोड़े मंथ्स के लिए, तो फिर हम विड्रॉल फैसिलिटी हमारे लिए इजीली अवेल हो जाएगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। फिर आते हैं यहीं पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा जैसे कि ट्रेजरी बिल्स जो और सीबीएलओ, ये सारे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंडर आ जाते हैं। इनके अलावा एक सिंगल इश्यूअर को वो 30% से ज़्यादा अपनी नेट वैल्यू के नहीं वो इन्वेस्ट कर सकते। कोई भी जो स्कीम है वो 30% ऑफ इट्स नेट एसेट वैल्यू, उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। ऐसे ही ये सारे हैं, बट मेनली आपको बस 5-6 पॉइंट याद हों, क्योंकि इसका अगर क्वेश्चन आया भी तो 3 to 4 मार्क्स में बहुत मुश्किल से आएगा, वरना नहीं आएगा। बट आपके फिर भी आपकी मोर नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, नोट्स में गिवन है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आगे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया।
ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, ये प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। जो भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं उनको एक एथिकल और कमर्शियल उससे रिलेशंस बनाकर उन्हें उनका इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। सेट्स एंड मेंटेन्स एथिकल कमर्शियल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये एक रेगुलेटरी बॉडी है एम्फी, और ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को वॉचडॉग रखती है कि वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। मोर ओवर इट प्रमोट्स बेस्ट बिजनेस सर्विसेज बाय अप्लाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट वही होगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करती हैं और जिससे जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड एएमसीज है, वो सारे अपने रूल्स और रेगुलेशन से चलते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री। ये म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को तो प्रमोट करते हैं, उनका इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, बट जो अभी इन्वेस्ट नहीं किए जिन्होंने उस पब्लिक को भी वो अवेयर करते हैं और बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। implementing programs of training and certification for all engaged intermediaries। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें कोई भी सिंगल पर्सन नहीं सारा कुछ हैंडल करता, उसमें इंटरमीडियरीज होते हैं और उनके लिए वो सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते रहते हैं ताकि वो भी अवेयर हों जो भी अपडेटेड मटेरियल है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का। आगे रिस्कोमीटर एक रिस्क एनालाइज़र कह सकते हैं आप, जो कि बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो भी नई आएगी उसका रिस्क क्या है, लो है, मॉडरेटली लो है, मॉडरेट है, मॉडरेटली हाई है या हाई है। ये जैसे कि जब भी कोई न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम आएगी तो उस पर जो भी आर्टिकल छपेगा वहाँ पर एक रिस्कोमीटर ज़रूर होगा जो बताएगा कितना रिस्क है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी प्रॉफिट या लॉस की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं ओवर सिंपल शेयर्स और एनीथिंग, लाइक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जो कोई भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स की मनी इन्वेस्ट करता है, मोर देन 50 to 60 अप्रॉक्सीमेटली इतनी कंपनीज होती हैं जिसमें वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट सभी इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं वो उसके लगाती है। इससे जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड होल्डर का। बिकॉज अगर एक कंपनी में लॉस आ रहा है तो दूसरी कंपनी में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। दैन डिटेल्ड एनालिसिस, जब भी कोई बायर म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स को खरीदता है तो फिर उसे सभी के सभी डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है किस किस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने उनकी इन्वेस्टमेंट लगानी है, कितनी परसेंट वो अपने पास कैश इन हैंड रखेंगे, कितनी परसेंट इक्विटी में है, कितनी परसेंट, वो सारा कुछ डिटेल्ड बताएंगे आपको। इन्वेस्टमेंट कैन टेक एडवांटेज ऑफ सिप बाय इन्वेस्टिंग इन ऑनली ऑफ द स्कीम्स। जो भी इन्वेस्टर है उसको म्यूचुअल फंड में सिप की एक एडवांटेज मिलती है। सिप क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिप हमें अवेल करता है, बेनिफिट करवाता है, जैसे हम हर महीने अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर हम लंप सम मतलब इकट्ठे पैसे नहीं लगा सकते तो। लिक्विडिटी, सिंस एन इन्वेस्टर can redeem his units by approaching the mutual fund, he would be able to draw the invested money in any time he wants, in contrast to the money invested in shares। अगर कोई भी शेयर होल्डर है तो वो इतनी जल्दी लिक्विफाई नहीं करवा सकता अपने शेयर्स को जितना एक म्यूचुअल फंड होल्डर इजीली करवा सकता है। वो उसे बस उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको अप्रोच करना पड़ेगा और वो अपनी मनी विड्रॉ करवा सकता है कभी भी। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एसेट क्लासेस। जैसे आफ्टर द अराइवल ऑफ मोर म्यूचुअल फंड्स देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एसेट क्लासेस इन द म्यूचुअल फंड्स विद मिनिमम कॉस्ट एज वेल। जैसे जैसे नए म्यूचुअल फंड्स आएंगे तो उनमें नई एसेट क्लासेस मतलब नई तरह की जो भी टाइप्स हैं वो आती रहेगी और उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती रहेगी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जब म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च होनी शुरू हुई थी तो वहाँ पर सिर्फ डेट और इक्विटीज़ की म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिलती थी, बट जैसे जैसे नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए तो उनमें हम अब
डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड ईटीएफ्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स और ऐसे बहुत सारी एसेट क्लासेस आ रही हैं। और उनकी जो कॉस्ट है, जो उस पर खर्चा पड़ेगा, वो सारे वो कॉस्ट भी कम हो रही हैं और एसेट क्लासेस ज़्यादा आ रही हैं, जिससे इन्वेस्टर को ज़्यादा बेनिफिट वो ले सकता है इन न्यू एसेट क्लासेस का। ऑब्जेक्टिव्स फॉर इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर है उसके पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं म्यूचुअल फंड में एंटर होने के, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर रेगुलर डिविडेंड। जो भी यंग इन्वेस्टर हैं जिनको अभी रेगुलरली पे मिल रही है, जो एक अच्छी खासी जॉब पर लगे हैं, तो वो अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करवाना चाहेंगे। वो इन्वेस्ट करेंगे ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो उन्हें रेगुलरली डिविडेंड ना पे करे, बट उसका जो डिविडेंड की अमाउंट है वो उसी में री इन्वेस्ट होती रहे, या फिर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन वो कोई भी अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लेगा, जिसकी वजह से वो उसकी कैपिटल अप्रिशिएट होती रहेगी, उसकी नेट एसेट वैल्यू की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। सेकंड इज़ रेगुलर डिविडेंड्स। जैसे कोई भी रिटायर्ड इंडिविजुअल है जिसको रेगुलरली पेमेंट नहीं मिलती, बहुत कम उसके पास इनकम होगी, तो वो रेगुलर डिविडेंड्स चाहेगा, जिसको थोड़े थोड़े टाइम बाद डिविडेंड मिलेगा, तो वो अपनी जो भी लाइफ है वो इजीली जी सके, बिकॉज उसको रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है इनकम की तरह। रिस्क कवरेज। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, इसलिए वो रिस्क कवर हो जाता है। जब किसी भी कंपनी में ज़्यादा लॉस होगा तो दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट उसे स्टेबलाइज कर देगा। मोर ओवर, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो उसे डिटेल एनालिसिस सारी कंपनीज का तो देगी ही, बट जो भी उसके पोर्टफोलियो में चेंजेस होंगे, जितनी भी उसके इन्वेस्टमेंट जितनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी म्यूचुअल फंड होल्डर को। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। ये जो भी एम्फी है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे म्यूचुअल फंड सिस्टम को संभाल के रखती है एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से। अगर कोई भी उसमें अनगहली होगी तो वो उसको ज़रूर पे आउट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टर किसी भी हाल में उसको उसकी जो सही अमाउंट है वो ज़रूर मिले। नाउ व्हाट इज़ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हमने पहले भी बात की थी, ये रेगुलरली इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एवरी मंथ। तो ये हमें एक एवरेजिंग प्रोवाइड करती है किसी भी कॉस्ट की। अब एवरेजिंग क्या होगा? एवरेजिंग यानी कि अगर हमने लंप सम में इकट्ठी अमाउंट लगाई होती किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो हमें उसकी जब भी मार्केट में अप्स और डाउन्स होंगे हम उसका बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जब मार्केट डाउन होगी तब भी हम ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद कर उसे इकट्ठा कर सकते हैं, और जब वो इंक्रीज़ होगी उन म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू, तो हमें उसका बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर स्कीम में वो ज़्यादा है तो हम बस रेगुलरली अमाउंट पे करके, मार्केट अगर अप है तो हम रेगुलरली अमाउंट पे करके स्टेबल रह सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर माइक्रोसिप्स। लाइक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तो जो भी था वो मैंने बताया, बट माइक्रोसिप में देर आर स्मॉल सेक्शंस ऑन इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर होंगे जो डोमेस्टिक स्टाफ ड्राइवर्स या फिर अदर एम्प्लॉयज़ जिनकी इनकम कम है बट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे कि ये एक स्मॉल सेक्शन हो गया इन्वेस्टर्स के, तो मेनली इनके पास पैन कार्ड या फिर अगर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती, जो कि एक म्यूचुअल फंड में आने के लिए हमें देनी पड़ती है, बट इनको ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए सेबी ने एक माइक्रोशिप लॉन्च की है, जिससे उन्हें पैन कार्ड या फिर और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी पड़ेगी उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे। मोर लेस देन 50,000 से ज़्यादा अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो उन्हें वो सारी डॉक्यूमेंटेशंस देनी पड़ेगी। इन इंस्टॉलमेंट्स को माइक्रोशिप कहा जाता है। व्हाट इज़ STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र फंड। ट्रांसफ़र प्लान यहाँ पर गलत है, यहाँ पर प्लान आएगा। Transfer of funds from one mutual fund scheme to another at regular intervals is referred to as systematic transfer plan. इट इज़ लाइक सिप। ये सिप की तरह ही होगा, हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट के साथ हमें रेगुलरली जो भी हमारा म्यूचुअल फंड है वो एक स्कीम से दूसरी स्कीम पर शिफ्ट होता रहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र होता रहेगा। आगे है, इन दिस प्लान इन्वेस्टर्स मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। इस स्कीम में जो भी इन्वेस्टर की मनी है वो एक लिक्विड फंड्स में लगी हुई। लिक्विड फंड्स यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक
तो उसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र करना इजी होगा और एक स्कीम से दूसरी स्कीम पर शिफ्ट होना भी इजी होगा। इट विल अर्न स्लाइटली हायर, जैसे कि ये लिक्विड फंड है, इसमें शॉर्ट पीरियड के बाद हम चेंज करते हैं, तो अगर हम जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे थोड़े थोड़े टाइम बाद, हम ज़्यादा बेनिफिशियल स्कीम्स में वो लगा सकते हैं, जिससे हमें सिप से ज़्यादा हायर रिटर्न मिलेगी और बैंक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो मिनिमल है, क्योंकि हमें लेस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और हम बार बार चेंज कर सकते हैं। इस पर एक्सिट लॉस लोड्स भी नहीं, कोई भी कॉस्ट पड़ेगी एक्सिट लोड्स की। एग्जिट लोड्स होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को जब हम एग्जिट करते हैं तो उस पर हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बट सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र फंड में हमें वो पे नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसे इसका नेम ही बता रहा है, सिस्टमेटिकली हमें जो फंड है वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। इस प्लान में हम जो भी अमाउंट है वो हम लमसम में इकट्ठी ही अमाउंट पे कर देंगे, और ये मेनली जो भी रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा। वो एक लमसम अमाउंट लगाएंगे, जैसे जो भी उनकी पेमेंट उनके पास होगी वो इकट्ठी अमाउंट लगा देंगे, और उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद एज अ डिविडेंड वो इनकम आती रहेगी, और उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनका धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि हमें डिविडेंड आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन SWP एंड MIP। MIP हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक हाइब्रिड फंड्स का टाइप होते हैं जो कि डेट पेपर्स या फिर इक्विटीज़ में लगाते हैं। ये भी एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं, बट फिर SWP और MIP में डिफरेंस क्या होगा? जो SWP है वो एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जैसे कि सिप है उसी की एक हम टाइप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट ये उसका एक अलग सी टाइप है। बट जो MIP है वो एक खुद एक स्कीम है, वो एक मंथली इनकम प्लान है, जो एक खुद एक स्कीम है, ना कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जो SWP है उसकी अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि जब जैसे जैसे डिविडेंड आएगा। बट MIP उसका सिर्फ हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो खुद एक स्कीम है, बट SWP एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। चूजिंग बिटवीन डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर। ये 3 तरह की ऑप्शंस होती हैं एक इन्वेस्टर के लिए जब भी वो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहे। फर्स्ट है ग्रोथ ऑप्शन। इस ग्रोथ ऑप्शन में होगी कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब उसे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, और उसकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उसके डिविडेंड नहीं मिलेगा और वो अमाउंट उसी में इन्वेस्ट होती रहेगी। In this option, the investor wants his money to grow and hence money is being invested for a long period of time. इसलिए वही एक लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शन है जिसे वो कैपिटल अप्रिशिएट होते रहे, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो उसे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर एग्जांपल लें, किसी भी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए लगाया इक्विटी स्कीम्स में विद ग्रोथ ऑप्शन। इस स्कीम अगर हम सपोज करेंगे इसने 12% का जो बेनिफिट है वो 1 साल बाद देगी, तो उसकी जो मनी है वो 12,000 से ग्रो होगी, क्योंकि 12% ऑफ 1 लाख इज़ 12,000 से 12% की उसे रिटर्न मिल रही है, तो 1 साल बाद उसकी मनी 12,000 से ग्रो होगी, क्योंकि 1 लाख का 12% 12,000 बनेगा। तो जैसे कि हमें पता है नेट एसेट वैल्यू, उसमें टोटल एसेट्स प्लस टोटल लाइबिलिटीज़ बाय नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। तो फिर जो नेट एसेट वैल्यू है वो हमें अगर स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थी, तो 1 साल बाद वो 12 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि 12% इंक्रीज़ आया। टोटल बनेगा 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000 डिवाइडेड बाय जितने भी यूनिट्स हैं, यानी कि 1000 यूनिट्स बने, तो वो 112 उसकी नेट एसेट वैल्यू नेक्स्ट ईयर बन जाएगी विद ग्रोथ ऑप्शन। यहाँ पर कोई भी मनी बाहर नहीं आएगी, कोई भी उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट उसके जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज़ होने से। नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। जैसे कि इसका नेम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो डिविडेंड है वो पे आउट हो रहा है, हमें कैश आउटफ्लो हो रही है स्कीम से, हमें डिविडेंड मिल रहा है। इससे इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसे जो 12,000 इंक्रीज होना था वो अब उसे खुद एज ए डिविडेंड मिल जाएगा, और जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है वो 100 की 100 ही रहेगी, बिकॉज इंक्रीज तब होनी थी अगर वो कैपिटल अप्रिशिएट होती, बट अब कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए वो नेट एसेट वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी और इसके यूनिट्स भी इंक्रीज नहीं होंगे।
नेक्स्ट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इस ऑप्शन में जो भी डिविडेंड है वो कैश आउटफ्लो के जरिए बाहर भी नहीं आएगा, बट जो डिविडेंड है वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा उसी स्कीम में। और जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी इसकी 100 की 100 रहेगी, क्योंकि जो भी डिविडेंड है वो बाहर आया और देन उसी में री इन्वेस्ट हो गया, बट उसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज नेट एसेट वैल्यू की तब इंक्रीज होनी थी जब कैश आउटफ्लो नहीं होता, कैपिटल एप्रिसिएशन होती, बट इसमें कैश आउटफ्लो होकर वो दोबारा उसी स्कीम में री इन्वेस्ट हो रहा है। तो इससे जो एडिशनल यूनिट्स हैं वो उसको 20 एडिशनल यूनिट्स मिल जाएंगे, बट 120 एडिशनल यूनिट्स मिल जाएंगे, बट उसकी जो भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा। सम जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो ज़्यादा है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन से या फिर ग्रोथ ऑप्शन से, बिकॉज इसमें यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट टॉपिक इज कंसेप्ट क्लैरिफायर ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये टॉपिक इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज यूजुअली नोन एज द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इंटरेस्ट। ये एक इंटरेस्ट है जो एक इंटरेस्ट पे ही हमें मिलेगा, बिकॉज ये एक टाइम पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा, क्योंकि जो टाइम है वो एक एक्सपोनेंशियल मैनर में होगा, इसमें उसकी पावर होगी टाइम, जितना ज़्यादा ईयर्स होंगे उतनी वो टाइम इंक्रीज होगा और उतनी बार वो मल्टीप्लाई होगा और कंपाउंडिंग की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी। बस ये दिस चैप्टर इज़ ओवर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I will provide the notes in the description.